हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे इस टाइम पीरियड में। घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें और अभी भी आप ये ना समझें कि कोरोना चला गया है और सब ठीक हो चुका है। आज हम जो इंडियन पॉलिटी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं इंडियन पॉलिटी के। उसी सीरीज़ में सेकेंड पार्ट में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंडिया का एक वैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आज हम लेके जा रहे हैं CAG विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा में आज हम उससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्या करता है, कैसे करता है, कौन उसकी नियुक्ति करता है, क्या उसका टाइम पीरियड होता है एंड ऑल जो भी है सब चीज़ देखते हैं। तो जरा बढ़ें इस टॉपिक की और बढ़ें, क्या है इस टॉपिक में, क्या इतना इम्पोर्टेंसी से दिया जाता है प्रेजेंट टाइम में। तो इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आपने जानते हैं सन 2000 के बाद तो खासा ही चर्चाओं में रहा है CAG। 2008 में जो आप जानते हैं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम निकला, उसके बाद कोल ब्लॉक स्कैम निकला, कॉमनवेल्थ स्कैम निकला, हेलीकॉप्टर स्कैम निकला। कांग्रेस के टाइम पीरियड में जब विनोद रॉय CAG के चेयरपर्सन हुआ करते थे तो उस समय में ये भारत में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा था। तब CAG बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था और आज हम इसमें डिटेल में देखते हैं। जरा आगे बढ़ें इसी की और। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में लिखा गया है, ये पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा और इसे अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, उसकी रिपोर्ट का क्या होगा, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड सारे काम को हम देखते हैं। तो जरा ध्यान दें इसमें क्या लिखा, मैं पूरी स्लाइड पढ़ लेता हूं। भारत के संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG है संबंधित संवैधानिक प्रावधान संघ अध्याय भाग 5 के तहत निर्धारित किया गया है, जिसमें ये आर्टिकल 148 से लेकर 150 तक समझाया गया है या बताया गया है इसके संबंध में, ठीक है। दूसरा इसके बारे में देखें जरा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत स्थापित भारतीय निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, भारत के उच्चतम न्यायालय, ये भारत की संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। इनके साथ जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, एक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उन्हीं के साथ क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि इसके बारे में संविधान में लिखा गया है। बात समझ में आई ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखें जरा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे और उन्हें केवल उसी तरीके से आधार से हटाया जा सकता है जिस तरीके से आधार से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। मैं इसके बारे में जरा अच्छे से आपको समझा दूं। इस स्लाइड में यह बोला गया है कि जो भी CAG अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि आप जानिए जरा CAG हमारे यहाँ पर क्या है, एक ही होता है, एक व्यक्ति होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन में क्या है, एक चेयरपर्सन होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं उसके साथ। अगर मैं ऐसे समझाऊं उसे, यहां पर देखिए सभी लोग, एक चेयरपर्सन होगा और उसके अंदर 2 अदर चेयरपर्सन, 2 अदर मेंबर होंगे, ये इलेक्शन कमीशन में। लेकिन CAG में ऐसा नहीं है। CAG क्या है, एक ही व्यक्ति होता है CAG का चेयरपर्सन। अच्छा, उसे देखिए, इसमें स्लाइड में यह बताया गया है कि उसे उसी आधार पर हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हटाया जाता है। यानी कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ ऑफ जस्टिस होते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) 124 क्लॉज 4 के अंडर एक प्रोसेस दिया गया है, उसके अंडर हटाया जाता है, जिसमें बोथ हाउसेस में कहीं भी आप रेजोल्यूशन ला सकते हैं, दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, विशेष बहुमत से। याद करिए, विशेष बहुमत मैंने पहले वाली सीरीज में आपको बताया है कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ा है उसमें मैंने बताया विशेष बहुमत क्या होता है, तो उसके बेस पर हटाया जाता है। अब जरा ये देखें इसकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे वगैरह होता है, अगली स्लाइड में देखिए। हटाने से यानी मैंने ये आपको इसलिए बताया है ना, ये वाला प्रोविजन मैंने इसलिए पहले रखा है ताकि आप ये समझ जाएं कि CAG को हटाना बड़ा ही टफेस्ट काम है, क्योंकि आप जानते हैं CAG जो काम करता है वो बड़ा खतरनाक है। और काम क्या करता है जरा आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी फिर से जिक्र करूंगा, यहां पर हम फिर से लौट के आएंगे, तब मैं बता रहा हूं कि इसे क्यों पहले बताया गया, ठीक है। अब जरा आप देखिए जरा,
भारत के नियंत्रक महालेखा के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यकाल में प्रवेश से पहले राष्ट्रपति उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी, देखिए राष्ट्रपति सीएजी को अपॉइंट करता है, पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीएजी को, दूसरा थर्ड शेड्यूल, आप जानते हैं थर्ड शेड्यूल क्या है, ओथ दिए गए हैं, यानी कि भारत के संविधान में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद हैं, इंपॉर्टेंट प्रशासनिक पद हैं, उनकी शपथ ओथ किस में दिया गया है, थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। तो यानी कि सीएजी का भी जो ओथ होता है ना, वो भी किस शेड्यूल के अंदर होता है, थर्ड शेड्यूल के अंदर। या तो राष्ट्रपति कराएगा या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कोई व्यक्ति क्या करेगा, उसकी शपथ दिलवाएगा। अपॉइंटमेंट और उसकी ओथ, बस समझ आया। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के लेटर से होगा, दूसरा ओथ या तो प्रेसिडेंट करवाएगा या प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करवाएगा। क्लियर। अब जरा चलें आगे। नेक्स्ट ये बताया गया है वो कौन से काम करेंगे, जैसे इसमें देखिए जरा पूरी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, जो उनकी सैलरीज हैं, सर्विस सेवा की अन्य शर्तें या अदर कोई क्या हो, उनकी कोई भी ग्रांट हो, ऐसी होंगी जैसे कि विधि द्वारा संसद द्वारा आधारित, यानी जो आर्टिकल किस में लिखे गए हों, 148 से लेकर 151 में लिखे गए हों, ठीक है। अन्यथा उन्हें ऐसे आधारित किया जाएगा जैसे कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हो, यानी सेकेंड शेड्यूल में जो भी लिखा गया है उन्हें वेतन भत्ते वैसे ही दिए जाएंगे जैसे सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ। याद रखिएगा सेकेंड शेड्यूल में सीएजी का वेतन इंक्लूड है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये वाला बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अच्छा उनसे रिलेटेड उनकी सैलरीज में अगर कोई चेंज करना हो, वो एब्सेंट है तो उससे रिलेटेड, या आयु नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी किए जाएंगे, यानी कि अगर कोई भी उससे रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। अब जरा आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल की समाप्ति के बाद, अब जरा यहां टॉपिक देखें, टाइम पीरियड, कार्यकाल, सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, तो जरा ध्यान दें, सीएजी का टाइम पीरियड होता है 6 साल, 6 ईयर या 65 ईयर ओल्ड, 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो जाए। यानी देखिए जरा साथ में समझाऊं इस बात को, अगर कोई व्यक्ति 55 साल का है और वो अपॉइंट हुआ है सीएजी, तो कितने साल तक रहेगा, 61 ईयर तक, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 63 ईयर का है ना, और वो सीएजी अपॉइंट हुआ है तो वो कितने साल तक रहेगा, सिर्फ कितना, 63 है तो 2 ही साल रहेगा, 65 साल में रिटायर हो जाएगा। दोनों में से जो भी पहला हो जाए, 6 साल पहले हो जाए या 65 ईयर पहले हो जाए। और क्या बोला है, अगर उसके टाइम पीरियड समाप्त हो गया है तो उसके बाद वो भारत सरकार के अंतर्गत या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी पद को नहीं लेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीएजी के लिए कहा गया है, आफ्टर द रिटायरमेंट ही विल नॉट टेक एनी पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये पूरा स्लाइड आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आराम से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले ऊपर और हिंदी वाले नीचे, दोनों में ही हमने इस टाइम बनाया है, ठीक है। आगे ध्यान दें। अब जरा इसके काम में देखें क्या क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन एक प्रोविजन और है, संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन भारतीय लेखा एवं परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा शर्तें, यानी कि जो भी सीएजी के ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जैसे कि नियंत्रक महालेखा परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए हों। अब मैं जरा इसको समझाऊं, पढ़ने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, मैं जरा समझा दूं। सीएजी के ऑफिस में कोई व्यक्ति रह रहा है, काम कर रहा है, उन लोगों के लिए या पूरे ऑफिस के लिए क्या क्या नियम होंगे, कानून होंगे, वो ऐसे नियम और कानून राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, किसकी एडवाइस पर बनाएगा, सीएजी का जो हेड होगा उसकी एडवाइस पर सारे की सारी चीजें कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाता है। क्लियर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए जरा अगला देखिए, हाँ, जो सीएजी के कार्यालय में यानी ऑफिस में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में देय वेतन, सैलरीज, भत्ते, पेंशन सहित नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यकाल में प्रशासनिक खर्चे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, वो किस फंड से दिए जाएंगे, कॉन्सोलिडेटेड फंड से दिए जाएंगे। ये देखिए कॉन्सोलिडेटेड फंड से दिए जाएंगे, यानी कि समेकित निधि या हिंदी में से बोलते हैं संचित निधि से दिए जाएंगे।
आपको मुझे कमेंट में ये लिखकर बताना है कि कंसोलिडेटेड फंड कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। 266 में लिखा गया है, 265 में लिखा गया है, 267 में लिखा गया है, सॉरी 67 में लिखा गया, या नन ऑफ दीज किस में लिखा गया है, आप इसे भी हमें समझाइए। तो जरा ध्यान दें, सीएजी के ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर जो भी दिए जाएंगे वो कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। ठीक है, अभी इसका काम भी कंसोलिडेटेड फंड पर ही आएगा, उसे भी हम ध्यान रखेंगे जरा। अब जरा ध्यान दें, ये काम क्या करता है, जरा हम इसके संबंध में जरा चर्चा करें। ठीक है, ये वो सारे काम करेगा। पहला, जो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक दिए गए हैं, अब वो क्या क्या काम है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वहां तो इनकी नियुक्ति से संबंधित सारे काम हैं, लेकिन जरा ध्यान दें, आर्टिकल 149 देखिए जरा, यहां लिखा हुआ भी 149 क्या है। 149 में नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ और राज्य, दो चीजें आए हैं, यूनियन एंड स्टेट, और अन्य प्राधिकरण, जो भी अदर क्या होंगे, अदर जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, प्राधिकरण अथवा निकाय जो भी क्या होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के निगम या म्युनिसिपैलिटीज जो भी होंगी व्हाटएवर के संबंध या विधि द्वारा निर्धारित, संसद द्वारा निर्मित, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कोई कानून बना दे, किसी कानून के अंतर्गत कर्तव्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग उस समय तक करेगा जब तक कि उसकी और से प्रावधान किया जाता है। संघ और राज्य के लेखाओं के संबंध में ऐसा कर्तव्य का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो भारत के डोमिनियन और राज्यों के लेखाओं के संबंध में इस संविधान की शुरुआत से तुरंत पहले भारत के महालेखा परीक्षक सौंपे गए थे अथवा प्रयोग। अब जरा मैं इस पूरे स्लाइड को आपको समझाऊं क्या है। सीएजी क्या काम करेगा, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे भाई कि तुम्हें इसका भी ऑडिट करना है। ऑडिट करने का क्या अर्थ हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी वो वाले जहां विधानसभाएं हैं, वो क्या करते हैं, अपने बजट बनाते हैं। उस बजट में कंसोलिडेटेड फंड, जहां भारत सरकार का सारा इनकम होता है, उस कंसोलिडेटेड फंड से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती हैं विभिन्न प्रोग्रामों में, कार्यक्रमों में जो भी वो बनाती हैं। चाहे आजकल कोरोना के लिए 20 लाख करोड़ रुपए दिया गया, बात समझ में आया, या स्टेट गवर्नमेंट कई सारे वेंटिलेटर बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है टेम्पररी, कई सारी पीपीटी किट खरीद रही है, मास्क खरीद रही है, सैनिटाइजर, ये एक्सपेंडिचर हो रहा है ना प्रोग्राम में। अब ये प्रोग्राम तो ये सारे खर्चे तो कर दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने। अब खर्चा के बाद उस जो पैसा खर्च हुआ है उसका अब क्या करेगा सीएजी, लॉजिकल एनालिसिस करेगा, तार्किक विश्लेषण करेगा। क्या पैसा जिस चीज के लिए निकाला गया था क्या उसी चीज के लिए खर्च हुआ है, नहीं हुआ है, क्या वो पैसा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है 100 रुपए वाली चीज 200 रुपए में खरीदी गई। तार्किक विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, उसका लॉजिकल एनालिसिस भी करेगा। 100 वाली चीज 200 रुपए में तो नहीं खरीदी, अगर 200 रुपए में खरीदी गई तो इसका मतलब किसी को फायदा पहुंचाया गया है, तो सीएजी उसका क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा। सीएजी उसे पब्लिश नहीं करेगा, सीएजी रिपोर्ट बनाएगा, भाई ये इतने रुपए का खर्चा था लेकिन सरकार ने ज्यादा पैसा लगा दिया इसमें, बस बोल देगा और अपनी रिपोर्ट बना देगा। ठीक है, और किस किस की बनाएगा, यूनियन टेरिटरी भी उसमें है जहां विधानसभाएं होंगी, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वो सारे निकाय, वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो इन सरकारों के फंड से चलते हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट में, इनके फंड से जो भी इंस्टीट्यूशन चलते हैं, चाहे उसमें सरकारी कंपनीज हो, कोई भी हो, जिन्हें राज्य सरकार ने अनुमति प्रदान की हो कि भाई सीएजी इसका भी ऑडिट करना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हो सीएजी को भाई इसका भी ऑडिट करना है, उन सब का क्या करेगा, ऑडिट करेगा और अपनी रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनाने के बाद अब देखिए आगे क्या होगा। रिपोर्ट बनाने के बाद क्या होगा, रिपोर्ट बनाने के बाद सीएजी उसे क्या करेगा, देखिए सेंटर का, केंद्र का, जो केंद्र का है उसे तो देगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, बस समझ आया, और राज्य का किसके पास देगा, राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास। अब जरा ध्यान दें, संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की सलाह में, और उन रिपोर्ट्स को किस फॉर्म में रखा जाएगा, पार्लियामेंट के सामने या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने।
ऐसी सलाह राष्ट्रपति किससे लेगा? कैग से लेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति फिर रखेगा, क्योंकि अपनी रिपोर्ट जब इन दोनों को देंगे तो भाई किस फॉर्म में रखेंगे वो, तो ये भी कौन बताएगा उनको? सीएजी बताएगा। कौन सी वाली रिपोर्ट पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, इसका सीक्वेंस कैसे होगा, उसकी जांच का एक सीक्वेंस कैसे होगा, सब चीजों का सीक्वेंस कौन कौन बताएगा? नियंत्रक का महालेखा परीक्षक बताएगा। कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? 150 में लिखा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब जरा ध्यान दें। देखिए, संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो हमने बता दिया आपको। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखते हैं, यानी दोनों हाउसेस में रिप्रेजेंट होता है आर्टिकल 151 में। यानी कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति सीएजी की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन में रखता है 151 में, और स्टेट की किसको देगा? जो देगा राज्य को देगा, राज्यपाल को देगा, तो राज्यपाल अपने राज्य विधानमंडल या विधानसभा के समक्ष रखेगा। यह भी कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? 151 में लिखा गया है। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। बस में अब उनको रखा, रिपोर्ट रखा, बस में अब रिपोर्ट रख दिया। अब रिपोर्ट क्या होगा? सेंटर में, जैसे मान लीजिए लोकसभा में रिपोर्ट रखा, रिपोर्ट लोकसभा भाई तुरंत पढ़ेगी नहीं रिपोर्ट को, उसकी जांच के लिए, रिपोर्ट की जांच के लिए उसको किसको दे देगी लोकसभा? पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति को दे देगी, सॉरी लोक लेखा समिति को दे देगी। लोक लेखा समिति को, जिसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी, सारे लोग ध्यान रखिएगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज, और इस कमेटी को हमें पढ़ना है अगले नेक्स्ट वाली वीडियोस में, ठीक है। अब पीएससी को दे देगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी को दे देगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी उस सीएजी की रिपोर्ट की अब क्या करेगी? इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी, और जांच करने के बाद अपना अब प्रतिवेदन किसको दे देगी? पार्लियामेंट को, संसद को देगी कि भाई हमने ये जांच पाया और जांच में ये निकला। अब जरा ध्यान रखिएगा, सीएजी की रिपोर्ट की जांच किसने करी? पीएससी ने। और पीएससी का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है लोकसभा में विपक्षी दल का नेता। यानी अभी जैसे, जरा मुझे कमेंट में बताइएगा प्रेजेंट टाइम में कौन पीएससी का चेयरपर्सन है, और वो कहां से होगा? कांग्रेस से होगा। और मैंने कई दफे क्लास में बताया भी है, अभी तक वही है, बदले नहीं है, कांग्रेस के हैं। और आप समझ सकते हैं, सरकार खर्चा करती है, खर्चे का ऑडिट एक फ्रीडम संस्था करती है सीएजी, और सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है पीएससी, और पीएससी का चेयरपर्सन वो होता है जो लोकसभा में सरकार की नीतियों की या सरकार के खिलाफ या विपक्षी पार्टी का नेता होता है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में संचित निधि से खर्च होने वाले पैसे को कितने कंट्रोल में रखा गया है। बस समझ आया? यह काम है सीएजी का। इसीलिए सीएजी और पीएससी, जरा ध्यान रखिए, दोनों को एक दूसरे का गाइड भी माना जाता है, या पीएससी को माना जाता है और मित्र भी बोला जाता है, फ्रेंड्स हैं। ये सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं, पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है नहीं खर्च हुआ है उसका भी बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हैं। बात समझ आया? अब जरा आगे देखें क्या होता है। आगे इन्होंने रिपोर्ट दे दी, अपना सारा कुछ दे दिया, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में जांच हो गई। अब जरा इसी सीक्वेंस में हम जरा इस विषय पर चर्चा करें कि इनको जो निकालने का प्रोसेस है इसलिए कठिन बनाया गया है। अब देखिए यहां आ जाइए, इसलिए कठिन बनाया गया है। क्यों कठिन बनाया गया है? कि ताकि देखिए ये सरकार के खिलाफ काम करती है और सरकार इनको आसानी से निकाल ना पाए, सरकार इनको निकाल ना पाए आराम से। इसलिए ये सारे प्रोविजंस इतने कठिन बनाए। क्यों कठिन? दोनों हाउस से, लोकसभा से भी पास होना चाहिए बिल और राज्यसभा से भी पास होना, और विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं किया तो वो बिल क्या हो जाएगा? समाप्त। ऐसा नहीं होगा कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और ज्वाइंट सेशन करके लोकसभा उसे बिल पास करवा देगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों हाउस से वो पास होना चाहिए, तब राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटाएगा। और अगर वो अपनी मर्जी से पद छोड़ना चाहता है तो वो राष्ट्रपति के नाम क्या लिख सकता है? रेजिग्नेशन लेटर लिख सकता है। बात समझ आया? तो सीएजी इसलिए एक महत्वपूर्ण पद है भारत में, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा क्या करता है, कैसे कैसे काम करता है। अब जरा ध्यान दें, सीएजी जो भारत में एक पद लिया गया है वो ब्रिटेन से इन्फ्लुएंस्ड है। सीएजी क्या करता है? खर्चे को नियंत्रित नहीं करता है, कंट्रोल्ड नहीं करता है। ये इसका रोल कब आता है? पार्लियामेंट ने, संसद ने कंसोलिडेटेड संचित निधि से पैसा निकाला, प्रोग्राम में खर्च किया, और जब खर्च हो गया ना उसके बाद आएगा सीएजी रूल में। और जब रोल में आएगा तो क्या देखेगा? खर्च कैसे किया है, तार्किक विश्लेषण करेगा।
जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, जो सीएजी का हेड होता है वो एग्जीक्यूटिव, जो उनकी कार्यकारिणी परिषद होता है उसका मेंबर होता है, यानी पार्लियामेंट का मेंबर होता है। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो प्रशासनिक अधिकारी होता है सीएजी का चेयरपर्सन, लेकिन वहां पर क्या होता है, पार्लियामेंट का मेंबर होता है। तो ब्रिटेन में जो सीएजी का चेयरपर्सन होता है ना, वो पैसे का सिर्फ ऑडिटिंग नहीं करता है, बल्कि उसे कंट्रोल भी करता है, खर्चे को कंट्रोल करता है। हमारे यहाँ खर्चे को कंट्रोल नहीं करता है, हमारे यहाँ ऑडिटिंग उसका केवल परीक्षण करता है, उसको बनाता है कैसे खर्च किया गया है। ठीक है, तो आज लगभग हमने इस पूरे टॉपिक को देखा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके होंगे उन्हें आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।